तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय परिदृश्य के जनवरी माह को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो 14 जनवरी 2025 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं वी नारायण जो कि बने इसरो के नए अध्यक्ष। इन्होंने एस सोमनाथ की जगह पर इन्हें जो है प्रमुख बनाया गया है इसरो का। और वी नारायण जो है तमिलनाडु में इसरो के तरल प्रणोदक केंद्र के निदेशक रहे हैं। इनकी जो नियुक्ति है वह आगामी 2 वर्षों के लिए हुई है। तो अगले 2 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। देखें गणतंत्र दिवस समारोह में के मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो 26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि रहे थे प्रबोवो सुबियांतो जो कि राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया ने भारत से जो है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने में भी रुचि दिखाई है। और फिलीपींस के बाद में इंडोनेशिया जो है ये दूसरा देश होगा जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का सौदा कराया। तो इससे पहले फिलीपींस ने कराया और अब इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का सौदा कराया इंडिया के साथ में। नेक्स्ट देखें भारतीय रिजर्व बैंक तो आरबीआई का गवर्नर किसे नियुक्त करा गया है? तो यह करा गया है संजय मल्होत्रा तो यह संजय मल्होत्रा। इन्हें आरबीआई का 26वां जो है गवर्नर नियुक्त करा गया है। इन्होंने जो है शक्तिकांत दास के स्थान पर इन्हें जो है आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है और ये 26 नंबर के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है आरबीआई की और 1 जनवरी 1949 को इसको जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में। और जो संजय मल्होत्रा है इनकी नियुक्ति हुई है 3 वर्षों के लिए। संजय मल्होत्रा जो है ये बीकानेर राजस्थान के मूल निवासी है। तो बीकानेर राजस्थान के रहने वाले हैं संजय मल्होत्रा, जिन्हें आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त करा गया। नेक्स्ट देखें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम जिन्हें बनाया गया है एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का नया अध्यक्ष। सदस्य देखे तो पूर्व न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी और प्रियांक कानूनगो ये जो है इसके सदस्य हैं एनएचआरसी के। और एनएचआरसी में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। टोटल 6 सदस्य होते हैं इसमें एनएचआरसी में, जिसमें एक महिला सदस्य होती है। इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 370 का। तो 370 का कार्यकाल होता है। वर्ष 2019 संशोधन के बाद अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। तो 2019 के संशोधन में इनका जो कार्यकाल है वो 370 हो गया। नेक्स्ट देखें 18 दिसंबर 2024 को एक देश एक चुनाव विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए गठित संसद की संयुक्त कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया पीपी चौधरी को। पीपी चौधरी जिन्हें संयुक्त कमेटी ONOE तो वन नेशन इलेक्शन पर विचार करने के लिए गठित
संयुक्त कमेटी का जो है अध्यक्ष बनाया गया। डिटेल देखते हैं तो 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करा गया और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 129वें संविधान संशोधन बिल के रूप में इसे पेश करा और पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई इसके लिए। तो संसद के नए भवन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई और के पक्ष में थे 263, बिल के पक्ष में 263 वोट पड़े और विपक्ष में 198 वोट। बिल को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जो है जरूरी है। बिल में पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के साथ को जो है साथ कराने का भी प्रावधान शामिल था। पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराने का प्रावधान। जेपीसी का गठन देखें तो इसमें सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय कमेटी का गठन करा गया। समिति में 27 लोकसभा सांसद और 12 राज्यसभा सांसद है। टोटल 39 है, जिसमें से 27 हैं लोकसभा से और 12 है राज्यसभा से। ONOE का एजेंडा तैयार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। क्रियान्वयन के चरण देखें तो एक साथ चुनाव की व्यवस्था 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश करी गई है। पहला चरण जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात कही गई है और दूसरे चरण में लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों के 100 दिन के भीतर नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना शामिल है इसमें। और मतदाता सूची सरकार के सभी 3 स्तरों के लिए एकल मतदान सूची और एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता सूची बनाने की सिफारिश करी गई है। अब देखते हैं चर्चित स्थान। तो 21 जनवरी 2025 को साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिमस्टेक विशेष समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिमस्टेक विशेष समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है जामनगर, गुजरात में। जामनगर, गुजरात, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखें 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ पटना, बिहार में। 85वां अखिल भारतीय ऑल इंडिया पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये हुआ पटना, बिहार में। उद्घाटन करा ओम बिरला ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन करा गया गढ़पंचकोटा, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल में। गढ़पंचकोटा, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर जो है पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन करा गया। तो भारत की 6 खगोलीय वेधशालाएं देखें तो यह है लद्दाख में, नैनीताल में, माउंट आबू सिरोही में और गुरबानी हिल्स पुणे महाराष्ट्र में, कवलूर तमिलनाडु में और यह 6ठी है गढ़पंचकोटा वेस्ट बंगाल में। एक बार फिर से देख लेंगे, लद्दाख में है, नैनीताल में है, माउंट आबू, गुरबानी हिल्स पुणे, कवलूर तमिलनाडु और गढ़पंचकोटा वेस्ट बंगाल। देखें राज्य ने देश में पहली बार 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक सहायता यूसीसी को लागू करा। तो वह कौन सा राज्य है जिसने पहली बार यूसीसी समान नागरिक संहिता को लागू कराया? तो यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसने पहली बार समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू कराया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को यूसीसी पोर्टल को लॉन्च करा। यह जो है सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगी।
और जबकि राजस्थान की तो प्रदेश की 2.50% अनुसूचित जनजाति पर यह लागू नहीं होगी। राजस्थान की नहीं, उत्तराखंड के। और खास प्रावधान देखें तो इसमें बहु विवाह बंद होगा, तलाक की अनुमति कोर्ट से, और हलाला प्रथा अपराध, और लिव इन का रजिस्ट्रेशन, और संपत्ति पर बेटी का बराबर हक। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। शादी की न्यूनतम आयु युवक और युवती की 18 और 21 वर्ष। ये इसमें खास प्रावधान होंगे यूसीसी में। तो बहुविवाह को बंद, तलाक की अनुमति कोर्ट से, हलाला प्रथा पर अपराध, लिव इन का रजिस्ट्रेशन, संपत्ति पर बेटी का बराबर हक, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, और शादी की न्यूनतम आयु युवक और युवती के लिए 18 और 21 वर्ष। देखें 9 से 10 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ भुवनेश्वर, ओडिशा में। भुवनेश्वर, ओडिशा, जहां पर 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ 9 से 10 जनवरी 2025 को। उद्घाटन करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आयोजन स्थल था भुवनेश्वर, ओडिशा। मुख्य विषय देखें तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस सम्मेलन में 50 देशों के लगभग 3500 प्रवासियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि थे इसमें सुश्री क्रिस्टीन काली केगाल, जो कि राष्ट्रपति है त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य। क्रिस्टीन काली केगाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करा, जिसमें उषा पाराशर, जो कि ब्रिटेन से हैं, डॉक्टर शर्मिला फोर्ड अमेरिका से, और डॉक्टर सैयद खुर्शीद सऊदी अरब से। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर, ओडिशा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन कहां पर करा? तो ये करा गांदरबल, जम्मू कश्मीर में। गांदरबल, जम्मू कश्मीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करा। तो इसकी ये जो टनल है, इसकी टोटल लंबाई है 6.4 किलोमीटर। 6.4 किलोमीटर। ये जो सोनमर्ग टनल है, ये श्रीनगर को लेह लद्दाख के बीच में जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है संभव हो सकेगी इससे। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी श्रीनगर और लद्दाख के बीच में इस टनल से। और यह जो है हर मौसम में बाधा रहित पहुंच बढ़ेगी इससे। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर देश के पहले पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण करा? तो देश का पहला पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण करा वडनगर, गुजरात में। वडनगर, गुजरात, जहां पर देश का पहला पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण करा गृह मंत्री अमित शाह ने। वडनगर स्थित यह म्यूजियम जो है भारत तो एशिया का पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंसल म्यूजियम पुरातत्व अनुभव है, जो पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम भी है। पहला अंडरग्राउंड भी है ये। और यह जो है गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। गुजरात के मेहसाणा जिले में। और जो वडनगर है, ये पीएम मोदी का पैतृक शहर है। वडनगर प्रधानमंत्री मोदी का पैतृक शहर है। इस संग्रहालय में वडनगर के 2500 साल पुराने समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को 5000 पुरातात्विक अवशेषों के जरिए जो है दर्शाया गया है। वडनगर देश के जीवंत धरोहर शहरों में से एक है। इसे आनंदपुर, चमत्कारपुर और स्कंदपुर और नागरका आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखें तो 11 जनवरी 2025 को राज्य लोक सेवाओं के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ बेंगलुरु, कर्नाटका में। तो राज्य लोक सेवाओं के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ बेंगलुरु, कर्नाटका में। वर्ष 2026 में 28वां
राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, इसकी मेजबानी जो है किसे मिली है? तो यह मिली है भारत को। तो 28वां जो कि 2026 में होगा, 28वां राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी मिली है भारत को। और अभी जो 27वां सम्मेलन है, ये हुआ था जनवरी 2025 में गरनसी स्कॉटलैंड में। 27वां हुआ अभी जनवरी में गरनसी स्कॉटलैंड में, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बैठक में भाग लिया और आगामी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के रूप में मेजबानी को जो है ग्रहण करा। और जो 28वां राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है, ये होगा भारत में, जिसका मुख्य फोकस होगा संसद के कामकाज में एआई और सोशल मीडिया के अनुप्रयोगों पर, जो इसका मुख्य फोकस होगा। नेक्स्ट देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास करा है? तो ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास करा गया है पुदीम डाका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। पुदीम डाका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास करा। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। की क्षमता होगी 20 गीगावाट। दिसंबर 2024 के अंत तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता है 209 गीगावाट की। 209 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता है अभी दिसंबर 2024 तक, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 15.84% वृद्धि को दर्शाता है। और सर्वाधिक वृद्धि रही है सौर ऊर्जा में 24.54 गीगावाट की वृद्धि। नेक्स्ट देखें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग रही 4th नंबर पे। तो भारत जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थे स्थान पर है। फर्स्ट पर है यूएसए, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना और चौथे पर है इंडिया। और 145 देशों में भूटान जो है ये न्यूनतम रैंकिंग पर है। तो 145 देशों की रैंकिंग में भारत न्यूनतम पर 145 नंबर पर भूटान। नहीं देखें, एशिया का सबसे बड़ा शैलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र खोला गया है। तो यह खोला गया आईआईटी मद्रास में। एशिया का सबसे बड़ा शैलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र आईआईटी मद्रास में। तो ये जो है आईआईटी मद्रास से लगभग 36 किलोमीटर दूर थाईयूर स्थित डिस्कवरी सैटेलाइट कैंपस में जो खोला गया है। यह केंद्र भारतीय बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय इंजीनियरिंग की चुनौतियों का समाधान देने में सक्षम है। और यह जो एक मल्टी डायरेक्शनल शैलो वेब बेसिन है, जो जटिल तरंग और धारा के बीच परस्पर प्रतिक्रियाओं पर काम कर सकता है। तो शैलो वेब बेसिन खोला गया आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन के किस खंड का शुभारंभ कराया? तो ये कराया न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद खंड का। नमो भारत ट्रेन के न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद खंड का शुभारंभ कराया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। और पीएम मोदी ने दिल्ली के एनसीआर के न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद मेट्रो रेल खंड का शुभारंभ करा। इससे दिल्ली एनसीआर के यात्री मेरठ तक का सफर कर सकेंगे। यह यात्रा मात्र 40 मिनट में पूरी हो सकेगी। लंदन की क्यूएस संस्था ने भविष्य में आवश्यक कौशल फ्यूचर स्किल
इंडेक्स के लिए जारी की गई रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो ये दिया है दूसरा स्थान। तो सेकंड पोजीशन पर है फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत, और अमेरिका जो है वो शीर्ष पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। यह रैंकिंग संस्था द्वारा पहली बार जारी करी गई है और इसमें 4 प्रमुख बिंदुओं पर फोकस करा गया है। स्किल फिट, एकेडमिक रेडीनेस और फ्यूचर ऑफ वर्क और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है मूल्यांकन का आधार है। 4 जगह ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हुआ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। विषय था विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंधी ग्रामीण भारत का निर्माण। विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंधी ग्रामीण भारत का निर्माण। आदर्श वाक्य था इसका, गांव बढ़े तो देश बढ़े। तो ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में। विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंधी ग्रामीण भारत का निर्माण और गांव बढ़े तो देश बढ़े। आदर्श वाक्य। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में टेक्निकल सेमिनार का आयोजन 21 से 20-21 जनवरी को कहां पर हुआ? तो यह हुआ यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में टेक्निकल सेमिनार आयोजित हुआ यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। अब देखते हैं चर्चित योजनाएं, अभियान और कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो अब जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 8.2 लाख करोड़ का मुफ्त इलाज मिल चुका है। तो 8.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 8.2 लाख करोड़ का मुफ्त इलाज, और इसे जो है 2018 में शुरू करा गया था। तो पीएम जन आरोग्य योजना शुरू हुई थी 2018 में। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन चुकी है। इसके तहत गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। तो 2018 में शुरू हुई 5 लाख का मुफ्त इलाज। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 29 जनवरी 2025 तक तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा लोग जो है लाभान्वित हुए हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से, और कर्नाटक दूसरे पर है, राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक और फिर है राजस्थान थर्ड पोजीशन पीएम जन आरोग्य योजना। और लक्षद्वीप में सबसे कम सिर्फ 780 लोग जो है इस योजना का लाभ लिया है। खास बातें देखें तो इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या या उम्र की कोई सीमा नहीं है। परिवार के सदस्यों की संख्या और उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान व्यय वंदना योजना शुरू करी गई थी, जिसके तहत बुजुर्गों को 70 प्लस आयु को हर साल अलग से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। तो आयुष्मान व्यय वंदना योजना शुरू हुई थी 29 अक्टूबर 2024 को, जिसमें 70 प्लस आयु के बुजुर्गों को अलग से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। देखिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आगामी कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? नेशनल हेल्थ मिशन से आगामी 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह अब जो है 31 मार्च 2030 तक रहेगा। देखें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरपोल की तर्ज पर वांछित अपराधियों की जानकारी हासिल करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च करा? तो यह था भारत पोल पोर्टल।
इंटरपोल के जैसे है भारत पोल पोर्टल, जहाँ जो कि वांछित अपराधियों की जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से लॉन्च करा गया। इसने अमित शाह के द्वारा। भारत पोर्टल लॉन्चिंग हुआ 7 जनवरी 2025। इस पोर्टल की मदद से जांच अधिकारी एक क्लिक पर वांछित अपराधियों की जानकारी हासिल कर सकेंगे और यह जो है अपनी तरह का पहला पोर्टल होगा जो केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आपराधिक मामलों में रियल टाइम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अनुरोध भेजने में मदद करेगा। पोर्टल के जरिए देश की एजेंसियों की रियल टाइम जानकारी हासिल कर सकेगी। नेक्स्ट देखें मार्च 2025 से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली दुर्घटना सहायता राशि कितनी है? मार्च 2025 से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान करी जाने वाली दुर्घटना सहायता राशि है 1.5 लाख। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटना के लिए कैशलेस संशोधित योजना को लाने की घोषणा करी है। इसके तहत जो है पीड़ित दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अवधि के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि इलाज के लिए जो है हकदार होगा और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे चलाया गया चंडीगढ़ में। पीएमई ड्राइव योजना तो केंद्र सरकार की इस योजना में 2 वर्ष 2025-26 से 26-27 की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 10,900 करोड़ और देश भर में 72,300 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। 72,300 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और सब्सिडी देखें तो इसमें फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 80 से 100% तक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें शामिल शहर है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के अलावा टियर 2 और 3 के शहर जिसमें हैं भोपाल, इंदौर, रायपुर, जयपुर, पटना और उदयपुर। तो राजस्थान से है जयपुर और उदयपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी गई? तो ये होगी 2025-26 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो केंद्र सरकार जो है किसानों को DAP फर्टिलाइजर का स्पेशल पैकेज भी दे रही है इसके साथ में और इसमें जो है 50 kg DAP का बैग 1350 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट देखें भारतीय मौसम विभाग IMD का स्थापना दिवस भारत मंडपम में किस तिथि को मनाया गया? तो IMD का स्थापना दिवस मनाया गया 15 जनवरी 2025 को। ये जो है IMD का 150वां स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम में जो विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी जारी करा गया। लक्ष्य देखिए इसका तो 2047 तक मौसम की 100% सटीक जानकारी देने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत करी। मिशन मौसम तो IMD की भविष्यवाणी, मॉडलिंग और सूचना प्रसारण की क्षमताओं का एडवांस बनाने के लिए इसे शुरू करा गया है। मिशन में वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करा जाएगा जिससे नेक्स्ट जनरेशन रडार, सैटेलाइट और हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर शामिल है। ये प्राकृतिक आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है उजाला योजना। उजाला योजना किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है जिसकी 10वीं वर्षगांठ 5 जनवरी 2025 मनाई गई। तो उजाला योजना संबंधित है LED बल्ब के वितरण से।
और इस बार इसके 5 जनवरी को 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जनवरी 2025 को उजाला योजना को शुरू करा था। तो 5 जनवरी 2015 को शुरू करा था और अभी हुआ है 2025, तो 10 साल पूरे हो गए इसको, उजाला योजना को। और इसमें जो उपभोक्ता को काफी कम कीमत पर एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का वर्ष 2024 का रिव्यू जारी करा गया है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय का 2024 का रिव्यू जारी करा गया है। 7 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, और एलपीजी कनेक्शन 32.83 करोड़ हैं अभी। तो देश में टोटल एलपीजी कनेक्शन है 32.83 करोड़। देश में प्रति व्यक्ति खपत है 3.95 kg प्रति वर्ष। तो अब देखते हैं सुपरफास्ट न्यूज को। तो उड़ान यात्री कैफे, तो कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश का पहला सस्ता फूड आउटलेट उड़ान यात्री कैफे जो है भी काफी लोकप्रिय हुआ है। कवचम, तो केरल में दुनिया का सबसे तेज आपदा अलर्ट और बचाव सिस्टम कवचम बनाया गया है। यह मौसम बिगड़ने, बाढ़, भूस्खलन की स्थिति 5 मिनट में अलर्ट देगा। लोकपाल दिवस, जो कि 16 जनवरी 2025 को 11वां लोकपाल दिवस मनाया गया। और जो लोकपाल की स्थापना अधिनियम 2013 के तहत 16 जनवरी 2014 को हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष हैं लोकपाल के, तो यह है न्यायमूर्ति एम खानविलकर। नेक्स्ट देखें पुस्तक, तो हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, तो यह है अमिताभ कांत की। इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल, तो गुजरात सरकार ने गुनरी गांव के इस स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित करा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 2025 को AI वर्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में नामित करा है। नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप डे, 9वां संस्करण 16 जनवरी 2025 को मनाया गया। नेशनल स्टार्टअप डे भी जो है 16 जनवरी को मनाया गया, और लोकपाल दिवस भी। तो उद्देश्य था नेशनल स्टार्टअप डे का उद्यमिता की भावना को विकसित करना। भारत दुनिया का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।